नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात उपलब्धियों के 11 साल ऑपरेशन सिंदूर बेमिसाल की। 26 अप्रैल को मोदी सरकार के 11 साल पूरे हुए। इन 11 सालों का सफर देश के लिए कैसा रहा, सरकार की कौन कौन सी उपलब्धियां रही और आगे और कितनी चुनौतियां बाकी हैं। सेना का शौर्य बढ़ा। उरी बालाकोट के बाद ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे देश का मान बढ़ाया। 11 साल पहले दिल्ली से शुरू हुई पीएम मोदी की यात्रा आज वैश्विक मंच तक पहुंच गई है। इन 11 सालों में नीतियां बदली, नजरिया बदला और शायद भारत को देखने का तरीका भी। आलोचना भी हुई तो समर्थन भी मिला और भारत बढ़ता रहा। जानकार मानते हैं कि अगर दुनिया में लंबे समय कोई युद्ध और व्यापार से जुड़ा कोई टकराव नहीं होता है तो भारत 2027 तक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेगा। देश की आर्थिक विकास दर भले ही बीते कुछ सालों की तुलना में धीमी हो, लेकिन दुनिया के तमाम देशों की तुलना में सबसे अधिक है। पीएम मोदी ने भी कहा कि तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए हमें विदेशी चीजें खरीदना और उनका इस्तेमाल बंद करना होगा और ये सब जनबल के योगदान से संभव होगा। 2047 में विकसित भारत का संकल्प है। जनबल की भागीदारी के बिना कोई भी ऑपरेशन पूरा नहीं होता। इस रफ्तार को बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयास जारी हैं। ऐसे में और कौन सी नई चुनौतियां होंगी और 11 साल की उपलब्धियों से कितना बढ़े हम, इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। उपलब्धियों के 11 साल, ऑपरेशन सिंदूर बेमिसाल। ये बात मोदी सरकार के कार्यकाल के लिए सटीक बैठती है। हर सरकार का ये फर्ज होता है कि वो देश और देशवासियों के हित के लिए समय समय पर सकारात्मक निर्णय लेते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करे। पिछले 10 सालों में भारत ने विकास की रफ्तार को पकड़ा है और आज हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल हुए हैं। साथियों, हम आज दुनिया की चौथी इकोनॉमी बने हैं और मुझे याद है हम जब 6 से 5 बने थे तब देश में और ही उमंग था और उसका कारण ये था कि 250 साल तक जिन्होंने हम पर राज किया था ना, उस यूके को पीछे छोड़ करके हम 5 बने थे। लेकिन अब 4 बनने का आनंद जितना होना चाहिए उससे ज्यादा 3 कब बनोगे इसका दबाव बढ़ रहा है। अब देश इंतजार करने को तैयार नहीं है और अगर कोई ने इंतजार करने के लिए कहा तो पीछे से नारा आता है, मोदी है तो मुमकिन है। और इसलिए साथियों, एक तो हमारा लक्ष्य है 2047 हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। मोदी सरकार ने इन 11 सालों में कई ऐसी योजनाएं जनहित के लिए दी जिससे लोग लाभान्वित हुए। जनधन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जीएसटी लागू करना, आयुष्मान भारत योजना, डिजिटल इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान, आत्मनिर्भर भारत अभियान, अनुच्छेद 370 हटाना, राम मंदिर निर्माण, नारी शक्ति और कानून। इन 11 उपलब्धियों के साथ ही सेना का शौर्य भी बढ़ा और आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे देश का मान बढ़ाया। और अब ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को मोदी सरकार घर घर तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत महिलाओं को उपहार के रूप में सिंदूर दिया जाएगा। 9 जून से इसकी शुरुआत होगी। ये वही दिन होगा जिस दिन नरेंद्र मोदी ने बतौर पीएम तीसरी बार शपथ ली थी। अभियान का मूल मकसद मोदी 3.0 सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है। 1 महीने तक चलने वाले इस कार्यक्रम में सभी लोकसभा सांसदों को अपने क्षेत्र में रोजाना 15 से 20 किलोमीटर तक पैदल यात्रा करनी है और मंत्री हफ्ते में 2 दिन 20 से 25 किलोमीटर यात्रा कर जनसंपर्क करेंगे। इतना ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर में शामिल विभागों पर शॉर्ट फिल्म भी बनेगी। सरकार इन प्रयासों से अपनी उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने के प्रयास कर रही है, तो वहीं विपक्ष ने इन प्रयासों पर निशाना साधा है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर तंज कसा है। उन्होंने इसे एक डरावना सपना बताया है। खड़गे जी, याद करिए, निचले पायदान से 5 देशों में से एक देश थे। फ्रजाइल 5 से बढ़कर के आज मोदी जी के नेतृत्व में इन 11 वर्षों में भारतवर्ष टॉप 5 कंट्रीज में से एक है। याद करिए खड़गे जी, एक ऐसा भी समय था 11 वर्ष पहले जब तत्कालीन प्रधानमंत्री पीएमओ में आतंकवादियों से मिलते थे, कश्मीर के अलगाववादियों से मिलते थे,
उनका आवभगत करते थे, सत्कार करते थे। और आज आतंकवाद के अड्डे पाकिस्तान के अंदर घुस करके 100 किलोमीटर अंदर घुस करके 9 अड्डों को ध्वस्त किया गया है ऑपरेशन सिंदूर में। आज का ये नया हिंदुस्तान है। और जहां तक 140 करोड़ जनता की बात की है, खड़गे जी ये हिंदुस्तान की जनता है जिन्होंने 2024 के बाद हर राज्य में एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनाई है। यह 11 वर्ष केवल 11 वर्ष नहीं है, यह 11 वर्ष सगुन के 11 वर्ष हैं भारतवर्ष के लिए। इन 11 सालों को बेमिसाल करने सरकार 9 बड़े कार्यक्रम भी करने जा रही है, जिसमें हर विधानसभा क्षेत्र में 29 मई तक जनसंपर्क अभियान चलेगा। हर जिले में पेशेवरों की बैठक होगी, जहां 3 प्रमुख नीतिगत विषयों पर चर्चा होगी। हर मंडल पर विकसित भारत संकल्प सभा होगी। शहरों की मोहल्ला और गांव की पंचायत चौपाल से सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना शिविर लगेंगे। हर जिले में 100 लाभार्थियों की सहभागिता जरूरी। वीडियो और ग्राफिक्स से संबंधित डिजिटल प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी। सभी जिलों और जिला केंद्रों पर सरकारी योजनाओं की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। 15 जून से 20 जून तक योग प्रशिक्षण शिविर चलेंगे। 21 जून को कार्यक्रम होंगे। Startup India, all these programs have led to become India Atmanirbhar Bharat and Modi ji's dream of making Vikasit Bharat by 2047. Definitely under the regime of Modi ji, it is not only will become a Vikasit Bharat within 2 years, which is also going to be third largest economic country in the world. केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल को 1 साल पूरा होने जा रहा है। इस अवसर पर 9 जून को सरकार और संगठन मिलकर एक विशेष आयोजन करने जा रहे हैं, जिसका जश्न पूरे देश में मनाया जाएगा। जाहिर है, सरकार के इन प्रयासों से भारत ने कई चुनौतियों का सामना करते हुए आज चौथी अर्थव्यवस्था में अपना नाम दर्ज कराया है और आगे भी इसकी रफ्तार को बरकरार रखने के लिए सरकार को कई चुनौतियों से गुजरना बाकी है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो उपलब्धियों के 11 साल हैं। ऑपरेशन सिंदूर बेमिसाल है, इसलिए क्योंकि सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर नहीं है। इन 11 सालों को देखना होगा। इन 11 सालों में कितनी योजनाएं आई हैं, जनहित के लिए कितना काम हुआ है, उन योजनाओं का कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, सेना का शौर्य बढ़ा है। तो जाहिर तौर पर ऑपरेशन सिंदूर ने भी पूरे देश का मान बढ़ाया है। तो ये 11 साल और एक चौथी अर्थव्यवस्था में अपना नाम भी शामिल कराने के बाद अब तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की तैयारी है। वक्त लगेगा, कैसे करना है, क्या लक्ष्य है, ये पीएम मोदी ने खुद बताया है, लेकिन आगे और कितनी चुनौतियां हैं। हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे गौरव मिश्रा, अभी फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, आपसे कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे पवन डोंगरे। पवन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए रविंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र प्रताप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शिवसेना यूबीटी का पक्ष रखेंगे तुषार रसाल। तुषार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत, क्योंकि अभी गौरव जी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, इसलिए पवन जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ, एकदम क्लियरली सुने आ रहा है आपका। हाँ पवन जी, देखिए 11 साल हो गए। मुझे लगता है इन 11 सालों में अभी 1 साल तो 3.0 का हो रहा है, ये तीसरा जो कार्यकाल है मोदी सरकार का। मुझे लगता है इन पूरे 11 सालों को और इन 1 साल को, अभी जो ये तीसरा कार्यकाल जो 1 साल पूरा करता है, जून में उन्होंने शपथ ली थी जब, मुझे लगता है इन सारे समय को देखें तो इस बीच जितनी भी योजनाएं आई हैं, जितने भी काम हुए हैं और कई सारे ऐसे मसले थे जिनका सॉल्यूशन निकला है, और अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर, जिसको और आगे बढ़ाने की कोशिश सरकार कर रही है। महिलाओं को घर घर सिंदूर पहुंचाया जाएगा। तो ये जो प्रयास हैं, जो किया गया है, और एक उपलब्धियों का जश्न जिस तरीके से मनाने की बात की जा रही है, कांग्रेस किस तरह से इसको लेती? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को आप इससे बाहर रखिए, क्योंकि ये हमारे देश का मामला है। हमारे जो नेता है सम्माननीय राहुल जी गांधी, इन्होंने भी
प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और सारी बीजेपी को ऑपरेशन सिंदूर के लिए पूरी ताकत के साथ में समर्थन किया है। कांग्रेस ने कहा है कि जब देश का मामला आता है तो हमारे दुश्मन बाहर देश के होते हैं और उस समय हम हमारी सरकार को पूरी तरीके से मदद करते हैं, उनका साथ देते हैं। अभी 2 मिनट के लिए ऑपरेशन सिंदूर को छोड़कर आप अगर भारत के अंदर होने वाली 11 साल की प्रगति की अगर बात करेंगे तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं नोटबंदी के अंदर हुए हमारे हाल। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं गैस का सिलेंडर कांग्रेस के दौर में 375 रुपए का आता था, आज वही गैस का सिलेंडर भारतीय जनता पार्टी ने 1100 रुपए पार करवा दिया है। पेट्रोल, डीजल, महंगाई, दाल, आटा, आप बेसिक ग्रोसरी आप याद कीजिए, लोग त्राईमाम कर रहे हैं। व्यवस्था देखिए, कई जगहों पे आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारत का जो आर्थिक, जिस तरीके से मजबूती आर्थिक आनी चाहिए थी, वो आर्थिक कितना हम लोग वीक हो रहे हैं वो भी देखिए। इंडस्ट्रीज के क्या हाल है ये बताइए। सिर्फ अदानी अंबानी का मजबूत होना क्या भारत का मजबूत होना है? या भारत के जो लघु उद्योग है, छोटे छोटे लोग हैं, छोटे इंडस्ट्रीज है, उनका फ्लरिशिंग हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता? कहां जा रहा है फिर इंडिया? आप मुझको बताइए। मेक इन इंडिया के बारे में बात किया था और मेक इन इंडिया की बात करने के बाद में हमने मेक इन इंडिया को कितना प्रमोट किया ये आप देखिए। आप हमको ये बताइए कि महंगाई के दर जो आसमान चूम रहे, आपने उसको कम किया? नरेंद्र भाई मोदी ने बड़े बड़े दावे किए थे कि हमारे नौजवानों को करोड़ों की संख्या में नौकरी देंगे। अरे करोड़ों की संख्या में नौकरी देने का तो छोड़ दीजिए, इंडिया के अंदर आपने कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर सारे जॉब्स कर दिए। किसी भी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल रही है और कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर उसको काम करना पड़ रहा है। अरे आपने तो हमारे बुजुर्गों के किए हुए 58 साल की मेहनत के पेंशन बंद करवा दिए। आपको जो पेंशन, उन गरीबों को जो पेंशन मिलती थी रिटायर में, उनकी जिंदगी उस पेंशन के ऊपर रहती थी, आपने उस पेंशन को भी बंद करवा दिया है। आप देख लीजिए दाम कहां जा रहे हैं, चाहे किसी भी तरह के दाम देख लीजिए, आसमान चूम रहे हैं। और आप मिशन सिंदूर को बीच में मत लाइए। मिशन सिंदूर ये हमारे देश का मामला है। तो राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस के सारे नेता भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने समर्थन दिया था कि जो भी निर्णय आप लेंगे हम आपके साथ रहेंगे, क्योंकि ये हमारे देश का मामला था। तो ठीक है। सिर्फ उतनी एक घटना को आप छोड़कर पीछे की कोई भी चीज उठा के देख लीजिए, आपको भारत कहीं ना कहीं तकलीफ में नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए रविंद्र जी मुझे सुन पा रहे हैं? रविंद्र जी, कैसे आप इन क्योंकि उपलब्धियों की 11 साल की बात हो रही है और अभी मोदी कार्यकाल 3.0 की बात करूं तो 1 साल अभी जून में हो जाएगा, उनकी शपथ हुई थी। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर बेमिसाल इसलिए हो रहा है, मैं सरकार की सराहना करके इसकी बात नहीं कर रही, क्योंकि हाल ही में हुआ और सरकार क्योंकि अब एक अभियान के तहत घर घर सिंदूर पहुंचाने की भी बात कर रही है, तो इसलिए उस पॉइंट को यहां शामिल किया गया है। मैं सरकार की उपलब्धियों में उस चीज को काउंट नहीं कर रही हूं, जैसा कि पवन जी कह रहे थे कि इसे दूर रखा जाए। नहीं, ये सरकार की उपलब्धियां नहीं है, वो एक देश का मामला था, आई एग्री। लेकिन जो इस अभियान को आगे बढ़ाने की बात है, जो सरकार की तरफ से किया जाएगा, इसलिए उस चीज को यहां शामिल किया गया। तो इन 11 सालों का एक सार देखें कैसे लेती समाजवादी पार्टी। आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट किया, अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। राकेश, बस एक लाइन बोलूंगा मैं ऑपरेशन सिंदूर पे। अभी उनके प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि मैं पाकिस्तान में घुस के मारे हैं, और हमारे डीजीएमओ ने बोला है कि हमने अंतरराष्ट्रीय रेखाओं का, चाहे वो एयरफोर्स की हो चाहे एलओसी हो, उल्लंघन नहीं किया है। ऐसे झूठ यही बोलते हैं। और बाकी उसके बागे सब पूरी दुनिया जान रही है कि मोदी जी ने अमेरिका के आगे नतमस्तक हो गए। अब आते हैं देश की हालत क्या है। जो भारत सरकार बताती है कि 250 अरब डॉलर का कर्ज है हमारे ऊपर में। आईएमएफ कहती है कि अगर यही हालत रही तो 2028 तक जीडीपी और कर्ज हमारा बराबर हो जाएगा, मतलब 100% हो जाएगा। चौथी अर्थव्यवस्था का ढोल पीट रहे हैं। प्रति व्यक्ति जो हमारी जीडीपी है 140वें नंबर पे है। जापान से जो हम 0.04% आगे बढ़ गए हैं। जापान में प्रति व्यक्ति आय हमसे 12 गुना ज्यादा है। आयात हमारा 919 अरब डॉलर है
और निर्यात हमारा 825 अरब डॉलर है, करीब 100 अरब डॉलर से ज्यादा घाटा यहीं पर है। उसमें चीन से सबसे बड़ा है। तो अमेरिका से इसलिए डरते हैं क्योंकि 55% कर्जा अमेरिका से है, और चीन से इसलिए डरते हैं क्योंकि ये जो कौन कौन सा डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, पता नहीं क्या क्या बताया था इन्होंने, तो चीन से मंगा के सारी सामान के रहे हैं। अब इनकी ही बातों पे आ जाते जो इन्होंने झूठ बोला 3 अपने घोषणा पत्रों में। इन्होंने कहा था काला धन आएगा, नहीं आएगा। 15 लाख रुपए आए, नहीं आया। माँ गंगा साफ होंगी, नहीं आया। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना धरातल पे नहीं आई, सिंचित क्षेत्र घट गए। अमीर गरीब के बीच अंतर कम करेंगे, बहुत ज्यादा बढ़ गया। 4 ही व्यापारी के अंतर पूरा भारत समा गया, जो बता रहे हैं चौथे नंबर की इकोनॉमी हो गई। न्याय व्यवस्था सुधरेगी, कुछ भी नहीं हुआ। कैमरे तक तो लगवा नहीं पा रहे हैं न्यायालय में। मूल वृद्धि रोकने का प्रयास करेंगे, चरम पर है। किसानों की आय दुगनी करेंगे, आत्महत्या हो गई। 2 करोड़ नौकरियां नहीं मिला। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, नहीं बन पाई, गरीबी बढ़ गई। आतंकवाद उग्रवाद पे लगाम पड़ेगा। पहलगाम, पुलवामा और छत्तीसगढ़ में जो हरकतें हो रही हैं वो बता रही हैं। किसानों को पेंशन मिलेगी, नहीं मिलेगा। बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी कहीं नहीं दिखाई पड़ती है। फसलों की एमएसपी नहीं बढ़ी। पेपर लीक के लिए कानून बनेगा, कानून तो बना नहीं। हर घर जल पहुंचाएंगे, किसी घर जल नहीं पहुंचा। झुग्गी झोपड़ी वालों को घर देंगे, बुलडोजर चला के गिरा दिया। वर्किंग वुमेन के लिए हॉस्टल्स बनाएंगे, एक हॉस्टल नहीं बने। नारी बंधन बिल लाएंगे, आज तक नारी बंधन बिल तो एक बिल लेके चले आए, धरातल पे लागू नहीं है, लेकिन उसको प्रॉक्सी रूप से भी लागू नहीं कर पाए। पुलिस स्टेशनों में नारी शक्ति डेस्क बनाएंगे, एक जगह भी नहीं बना हुआ है। फसल बीमा योजना की जांच करेंगे, आज तक नहीं किया इन्होंने। फिर नेचुरल फार्मिंग करेंगे, इनको मालूम नहीं नेचुरल फार्मिंग क्या होता है। मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे, चीन में मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया। ये कुल उपलब्धियां हैं मोदी सरकार की, जो उनके ही घोषणा पत्रों से निकल के आई हुई हैं। और भारत सबसे ज्यादा बड़ा कर्जदार देश हो गया है। सेना की बात कर रहे हैं, 2.5 लाख वैकेंसीज खाली हैं, नहीं भर रहे हैं, बल्कि जो थोड़ा बहुत भर भी रहे हैं। हर साल 60,000 लोग रिटायर होते हैं, 40 उसके बरस 40,000 लोग रखे जाते हैं। उपकरण नहीं खरीद रहे हैं सेना के लिए, और जो भर्ती भी कर रहे हैं वो आउटसोर्सिंग पे, जिसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे मैंने तो नाम भी भूल गया, वो याद करना नहीं चाहिए। तो ऐसे अग्निवीर करके वो पता नहीं क्या करके बोलते हैं। तो सेना में भी इन लोगों ने ऐसा लगा दिया, आरक्षण खत्म कर दिया, शिक्षा प्राइवेट स्कूलों को दे दिया, तो सब कुछ तो प्राइवेटाइज कर दिया इन्होंने। उत्तर प्रदेश में बहुत शर्म की बात है, एक संविदा बोर्ड बना दिया गया है कि जहां से संविदा कर्मियों की नियुक्ति होगी, मतलब सरकार ने हाथ झाड़ दिया कि नौकरी नहीं देंगे। तो आरक्षण खत्म, प्राइवेट स्कूल दे दिया, आरक्षण खत्म। तो ये एकदम पूरी तरीके से असफल सरकार। किसी विदेश नीति में आ जाते हैं बस एक बार के लिए। विदेश नीति में हमारे 9 पड़ोसी देश से किसी से अच्छा नहीं है। सबसे अच्छा संबंध मेरा हम लोग का रूस से था, उसने अधिकतम वीटो हमारे पक्ष में किया है, लेकिन रूस ने एक शब्द नहीं बोला। दुनिया का एक देश भी नहीं खड़ा हुआ जब हमने पाकिस्तान पे आक्रमण किया। और दूसरा सबसे अपमानजनक बात ये होती है कि बार बार सेना का अपने चुनाव में प्रचार करते हैं, और निश्चित रूप से मोदी सरकार एक दिन ऐसी खत्म होगी कि इसके साथ में भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए वापस आएंगे। गौरव जी भी हमारे साथ जुड़ गए। गौरव जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? गौरव जी? जी, आपकी आवाज आ रही है। गौरव जी, देखिए, उपलब्धियों के 11 साल हैं, ऑपरेशन सिंदूर बेमिसाल है। ये लाइन इसलिए दी गई है, ठीक है, पक्ष विपक्ष की बात होती है, विपक्ष का अधिकार है, वो कमियां निकाल सकता है, अपनी बात को रख सकता है, और जाहिर तौर पर हमें ये भी देखना पड़ता है कि क्या वाकई कुछ अच्छा हुआ है इन 11 सालों में या नहीं। आज जो वर्तमान स्थिति है, हम कह सकते हैं हम बढ़े तो हैं। इस चीज को मैं तो बिल्कुल नहीं कहूंगी कि हम बिल्कुल वहीं के वहीं स्थिर हैं, हम बढ़े हैं। लेकिन हाँ, विपक्ष जो चीजों को रख रहा है, या जो चीजें वो कहता है कि कुछ कुछ चीजों पर काम नहीं हुआ, सिर्फ हवाबाजी हुई, सिर्फ कह दिया, बोलकर आप भूल गए, या प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं करा पाए, उसके बाद इन उपलब्धियों को कहां देखें? देखिए, ये पिछला 11 वर्ष जो है मोदी सरकार का, ये भारत के इतिहास में ये निर्णायक बदलाव है। भारत के प्रति जो सोचने का नजरिया है पूरे विश्व का, उसको बदलने वाला है। ये वही 11 वर्ष है जिस 11 वर्ष में भारत ने म्यांमार के अंदर घुस करके आतंकवादियों को खत्म किया, गलवान में 83 चीनियों को की गर्दन मरोड़ दिया, डोकलाम में उनको रोकने का काम किया, और पाकिस्तान के अंदर 2 बार पहले और अभी जो अभी सिंदूर का जो हुआ है मामला, इसमें घुस करके पाकिस्तान के अंदर मारा।
तो इस तरह का अब परसेप्शन भारत के प्रति रक्षा के क्षेत्र में है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, अब जरा पानी की, जल की ही बात कर लीजिए। लगभग 20 करोड़ के आसपास घर हैं पूरे देश में और सिर्फ 2.5 करोड़ के आसपास घरों तक ही नल से जल पहुंचा था। आज मोदी सरकार ने 14 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंचाने का काम किया। ये तो पहले भी हो सकता था। बिजली में आप देख लीजिए, लगभग 2.25 लाख मेगावाट का उत्पादन क्षमता भारत के पास था। आज लगभग 5 लाख मेगावाट की उत्पादन क्षमता भारत के पास है। आप सौर ऊर्जा में देख लीजिए, पीएम सूर्य योजना अभूतपूर्व बदलाव लाया है लोगों के घरों में। लोगों के बिजली के बिल को बहुत हद तक कम कर दिया है। 60 से 70%, कहीं कहीं 80% तक की कमी आई है। ये ऐतिहासिक बात है। एग्रीकल्चर के फील्ड में भी किसान सम्मान निधि, एमएसपी का बढ़ाना और लगातार बढ़ाना और एमएसपी के दायरे में 20 से ज्यादा फसलों को लाना, ये सब कृषि के क्षेत्र में बड़े बदलाव हैं। चाहे सॉइल हेल्थ टेस्टिंग की बात हो, बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी भी कोई भी ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत ने पैराडाइम शिफ्ट ना काल भारत ने देखा। जिस कोरोना में पूरी भारत का अभियान चला और आज सिर्फ अगर रक्षा के क्षेत्र में देखें, जहां महज 2000 करोड़ का एक्सपोर्ट हम करते थे 2014 तक, आज वो आंकड़ा 30,000 करोड़ तक पहुंच गया है। एक्सपोर्ट में लगातार हमारी वृद्धि हो रही है। जो दुनिया के अन्य देशों पर हम आश्रित थे, आज हमारा आश्रय कम हो रहा है, हमारा रेटिंग बढ़ रहा है और चौथे नंबर अर्थव्यवस्था भारत पूरे विश्व में बना है। ये यूं ही तो नहीं बना है, ये रेटिंग तो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां देती है, भारत की तो कोई संस्था दे नहीं रही है। और बहुत जल्दी हम तीसरे पर भी पहुंच जाएंगे, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी पर हम पहुंच जाएंगे। मुझे लगता है हर तरफ आप देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जब सड़क की हम बात करते हैं तो 91,000 किलोमीटर की सड़कें बनी थी 2014 तक, उसमें भी 22,000 किलोमीटर सिर्फ अटल जी के कार्यकाल में बनी थी। तो अगर उसको भी माइनस कर दिएगा और भी कम हो जाएगा। लेकिन अकेले मोदी सरकार में 70,000 किलोमीटर एक्स्ट्रा सड़कें बनी है। 33 से 39 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से बने, जहां 8 किलोमीटर से लेकर के 13 किलोमीटर की रफ्तार से सड़कें प्रतिदिन बना करती थी। आज ऐसे ऐसे ब्रिज बने हैं, बोगी ब्रिज, आप देखिए कितना पुराना, 1952 से जिसकी डिमांड थी, वो मोदी जी उसका उद्घाटन करते हैं। पूरे नॉर्थ ईस्ट को डेवलपमेंट के साथ जोड़ा, जहां पर सिर्फ इंसर्जेंसीज थी, जहां जम्मू कश्मीर और पंजाब आतंकवाद की भेंट चढ़ा हुआ था, वहां आतंकवाद खत्म हो गया। नक्सलवाद का समूल नाश, समूल उन्मूलन 31 मार्च 2026 तक हो जाना है, जो संकल्प है, और नक्सली उनका खात्मा हो रहा है और या फिर वो सरेंडर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश जो माफिया प्रदेश माना जाता था, जो अपराध की नर्सरी माना जाता था, उस उत्तर प्रदेश से संगठित अपराध का समूल नाश हो गया, खात्मा हो गया। तो मुझे लगता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पूरा भारत जो है आज पूरे दुनिया में नाम रख रहा है। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें दुनिया का इंटरेस्ट, 700 बिलियन डॉलर का जो फॉरेन रिजर्व है वो भारत के पास है। किस बात के कर्ज की बात कर रहे हैं? बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। लगातार 6% का एक औसत जीडीपी ग्रोथ भारत ने मेंटेन किया है। ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया के विकसित देशों को भी देख लीजिए या अन्य विकासशील देशों को देख लीजिए, वो आसपास इसके नहीं आते हैं। तो भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और सभी क्षेत्रों में सुधार कर रहा है। हम ये मानते हैं कि अभी और हमें सुधार करना है और मुझे लगता है कि मोदी जी सभी क्षेत्रों में, सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी आप देखिए कितना बड़ा उन्नयन हुआ है। चाहे वो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, ठीक है गौरव जी, इतना बड़ा अयोध्या का, हर क्षेत्र जो सांस्कृतिक मापदंड थे हमारे, सबके उन्नयन का काम इस 11 वर्ष में हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये ऐतिहासिक 11 वर्ष है और भी आने वाले समय में भारत की वो सारी जरूरतें मोदी जी के कार्यकाल में ही पूरी होंगी और उसको आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है तुषार जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिए। तुषार जी, कैसे लेते हैं उपलब्धियों के 11 साल? उपलब्धियों के 11 साल मानते भी हैं, नहीं मानते हैं? कुछ हद तक सक्सेस है, नहीं है, क्या मानते हैं? सबसे पहले तो मैं भारतीय जवानों को ऑपरेशन सिंदूर के लिए बधाई देता हूँ। मेरे दोस्त अभी जो बोल रहे थे वो भूल गए कि इंदिरा जी का जो कार्यकाल था उसमें भी भारत पाकिस्तान के अंदर घुस के पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। तो ऑपरेशन सिंदूर को हमारी शुभकामनाएं है ही, और ये शुभकामनाएं हमारी भारतीय जवानों को है। दूसरी चीज, अभी ये जो बता रहे थे कि इतनी उपलब्धियां हमने तय की,
लोकतांत्रिक संस्थाएं और नागरिक संस्थाएं, उनका क्या हुआ? आपने देखा रहेगा कि लोकतांत्रिक रैंकिंग में गिरावट हुई। फ्रीडम हाउस ने भारत को फ्री से घटाकर पार्टली फ्री कर दिया। बाद में वी डेलम इंस्टीट्यूट ने भारत को इलेक्ट्रॉल ऑटोक्रेसी का निर्वाचनीय अधिनायकवाद, ये क्या होता है वो आपको भी पता है। बाद में आपने देखा रहेगा कि प्रेस की जो स्वतंत्रता है उसमें गिरावट हो गई। भारत के ही वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में रैंकिंग आप अभी देखने जाओगे तो 180 में से 150 है। सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों पर कार्रवाई, छापे मारना, धमकाना, और ये सब अभी चालू हो गया है। सांप्रदायिक तनाव और सामाजिक ध्रुवीकरण भी आपने देखा रहेगा। अल्पसंख्यक विशेषकर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हिंसा और नफरत अपराधों में वृद्धि हो गई है। गोरक्षा के नाम पे भीड़ द्वारा हिंसा मीन्स लॉन्चिंग, धार्मिक ध्रुवीकरण में वृद्धि हुई है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस कार्यकाल में हुई है। अभी आपने देखा रहेगा कि शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र, शिक्षा और सामाजिक स्वास्थ्य में सरकार का खर्चा अपर्याप्त है, जिसमें आपने देखा रहेगा कि बहुत सारा घटा के वो बहुत कम फैलाया है। कुपोषण और बच्चों की वृद्धि रुकने का दर दुनिया में सबसे अधिक ये भारत में ही है। पर्यावरण और नागरिक समाज पर दबाव, आप देखते रहेंगे कि औद्योगिक परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी में ढील दी गई है। किसान आंदोलन और सीए विरोधी प्रदर्शन में जैसे आंदोलनों पर सख्ती लगी है। सैकड़ों एनजीओ के लाइसेंस FCRA रद्द किए गए। विदेशों से जो फंड आ रहा था वो सब बंद कर दिया है। ये अगर आप देखेंगे थोड़ा सा प्रोग्रेस तो हुआ है, लेकिन प्रोग्रेस के नाम पे अगर आप देखने जाएंगे तो पूरा का पूरा उन्होंने भारत को पीछे लाने का काम किया है। और ये जो बोल रहे थे, बड़ी झिंके मार रहे थे कि भारत आज ये रैंकिंग पे है, ये रैंकिंग पे है। आप अगर जाओगे तो विदेश जो आज अपनी विदेश नीति है, विदेशों में भारत के खिलाफ कितने लोग हैं ये हमारे भाइयों को पता नहीं। मैं तो सिर्फ ये ही कहूंगा कि 2014 की भारतीयों की सबसे बड़ी फूल यानी कि कमल का फूल, ये सरकार 11 साल में पूरी तरह से फेल हो गई है। अभी जैसे मेरे भाई बता रहे थे कि बिहार में कानून व्यवस्था एकदम अच्छी तरह से चल रही है। आप अभी 2-4 दिन से देखते रहोगे कि बीजेपी के विधायक रास्ते पे क्या कर रहे हैं। रास्ते पे आपने देखा रहेगा नंगा नाच चालू है। दूसरी तरह आपने देखा रहेगा कि महाराष्ट्र में कितनी अराजकता फैली हुई है। महाराष्ट्र जो सुजलाम सुफलाम और सुसंस्कृत करके माना जाता था, वो भारत में सबसे 1 नंबर पे था। आज महाराष्ट्र की हालत देवेंद्र जी की सरकार और मोदी जी की सरकार में क्या हुई है। महाराष्ट्र में 5 साल हुए, 5 साल में जो नगर पालिका है या स्वायत्त संस्था है, उनके इलेक्शन हुए नहीं है। ये अगर आप देखने जाओगे तो उनके मन में एक दहशत है कि अगर चुनाव हो जाएंगे तो ये हार जाएंगे। कल परसों ही उनके जो रक्षा मंत्री है, भारत के रक्षा मंत्री है, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर होता तो बाला साहब खुद आके नरेंद्र मोदी जी को गले लगाते। जरूर लगाते, लेकिन बाला साहब का पक्ष छोड़ के उन्होंने जो राजकारण महाराष्ट्र में किया है, इसके वजह से बाला साहब अगर खुद होते तो उनको महाराष्ट्र में पैर रखने की भी जरूरत ये नहीं देते थे, अनुमति नहीं देते। ठीक है तुषार जी, मैंने कहा कि पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बात रखते हैं। विपक्ष का अपना एक यदि उन्हें कमियां निकालना है, आंकना है, वो बिल्कुल पूरा उनको अधिकार है अपनी बात रखने का। पर मैंने एक बात और कही थी कि हम इन 11 सालों में क्या सिर्फ कमियां निकालने के लिए बैठे हैं? क्या इन 11 सालों में कोई भी ऐसी चीज नहीं हुई है जिसकी हम तारीफ कर सकते हैं? क्यों, यदि हम चौथी अर्थव्यवस्था बने हैं तो पूरा क्रेडिट तो मैंने नहीं कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दे दिया जाए, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, उसके बाद हम पहुंचे हैं। लेकिन नेतृत्व जो होता है, जो डायरेक्शन देता है, जो उसके लिए काम को आगे बढ़ा रहा है, वैश्विक मंच पर आज हम कहाँ हैं, इन सब चीजों की क्या सराहना नहीं होनी चाहिए? ये प्राइम मिनिस्टर की सराहना नहीं है, ये भारत की बात हो रही है, हमारा भारत बढ़ रहा है।
मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में ये सारी बातें कर रही थी, लेकिन ठीक है, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, वो जो चेहरा है प्राइम मिनिस्टर वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो शायद इसलिए उस ऐसा पर कुछ सवाल नहीं उठ है रहा है। मैडम जी, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। 2014 में हम उनके साथ थे। अभी आप आपने देखा रहेगा, आप जैसे मुझे बोल रही है कि आप उनका विरोध कर रही है, लेकिन 11 साल में इन्होंने पिछले 60 साल में क्या हुआ उस पर ही ज्यादा चर्चा की है। कुछ भी होता है तो ये नेहरू जी पे जाते हैं, कुछ भी होता है इंदिरा जी पे जाते हैं, कुछ भी होता है तो बाला साहब पे जाते हैं। इनको सिर्फ एक ही है, दूसरे का जो है खुल के दिखाना और अपना जो है वो छुपा के रखना। ठीक है। देखो कैसा है कि आज तक जितना भी इन्होंने जैसे ही भारत के नागरिकों के साथ रिश्ता जुड़ा था वो सब झूठ की बुनियाद पे रखा था। अभी आप बोलेंगे कि ये कैसे, तो पंतप्रधान जी ये हमारे लिए देश के सबसे बड़े नेता ही है, हमारे लिए सब आदरणीय ही है, लेकिन झूठ की बुनियाद पे जो रिश्ता कायम किया है भारतीयों के साथ वो कभी छूट नहीं सकता है। शुरुआत में बोला था मैं चाय बेचता हूँ, बाद में चाय बेचने वाला आदमी यूएस यूके में रहता है, बाद में बोलते हैं कि मैंने पढ़ाई नहीं की है, बाद में एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्रियां दिखाते हैं और जो डिग्री आरटीआई के मार्फत मंगाना चाहता है उसको अटक करके उसको जेल में ठीक है। डाला जाता है। चलिए, तो ये तुषार क्या जी, है, ये क्या है? ठीक है, वापस आऊंगी। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ राकेश जी। हाँ, इंदुकांत दीक्षित जी, उपलब्धियों के इन 11 सालों पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, और ये सरकार की उपलब्धियां यदि हैं, आगे और कितनी चुनौतियां देखते हैं? देखिए सबसे बड़ी बात है कि आ, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बड़ी प्रसिद्ध हिंदी की कविता है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। शायद पहली बार आज़ादी के बाद पिछले 11 सालों में राखी जी आपका हिंदी का चैनल है, हिंदी भाषा को देश विदेश सभी जगहों पे मंचों से प्रधानमंत्री के मुंह से सुन करके अपने देश के लोगों को, जो हिंदी भाषी लोगों को स्वाभिमान का अनुभव होने लगा कि हमारी भाषा का विश्व में वही स्थान है जो अन्य भाषाओं का है। अदरवाइज हमें याद है कि माननीय इंदिरा गांधी जी के समय में, चाहे उसके बाद देवगौड़ा जी थे, चाहे नरसिंह राव जी थे, इवन राजीव गांधी जी थे, और मनमोहन सिंह जी को तो हम लोग जानते ही हैं। किसी भी विश्व के मंच पर और देश के मंच पर भी जब बात करते थे तो अधिकतर विश्व के मंच पर तो 100% अंग्रेजी में बात होती थी। हमें ऐसा लगता था जो हिंदी भाषी लोग हैं और खास तौर से जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं, ऐसा लगता था कि ये हमारे प्रधानमंत्री नहीं किसी और देश के प्रधानमंत्री हैं शायद। अब मेरा ये कहना शायद कई लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वास्तविकता ये है राखी जी कि जिस देश और जिस समाज के लोगों को अपनी भाषा और अपनी संस्कृति पे गौरव नहीं होता है, उसकी कोई भी उन्नति या उसके कोई किसी भी तरह की प्रगति की संभावना बहुत कम हो जाती है। और इन 11 सालों में सबसे बड़ी चीज यही हुई है कि अपनी भाषा और संस्कृति पर हमें गौरव अनुभव होने लगा है। दूसरा, जो नई शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति एक बहुत बड़ी उपलब्धि में से माना जाएगा, जिसमें अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को, मातृभाषाओं को जो महत्व दिया गया है, जो शायद आजादी के बाद पहली बार इस तरह का महत्व दिया गया। राकेश जी, बहुत सारे बुजुर्ग लोगों से और बड़े उम्र के जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, पत्रकार हैं, उनसे मैं कई बार जब चर्चा करता हूँ, अपने परिवार के भी बड़े बुजुर्गों से चर्चा करता हूँ, उन लोगों का मानना है कि जब देश आजाद हुआ तो हिंदी को या किसी भी या सभी देशों, सभी प्रदेशों की मातृभाषाओं को अगर गौरव के साथ आगे बढ़ाया गया होता तो आज देश इतनी इस तरह से, इतनी बुरी तरह केवल अंग्रेजी पर निर्भर नहीं होता। इसकी वजह से हुआ क्या कि हमारे देश में साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, जो मॉडर्न जितने भी डिसिप्लिन्स हैं, उनकी पढ़ाई आज अंग्रेजी की सिवाय किसी और भाषा में हो नहीं पाती है। जबकि इसी दुनिया में जापान में उसकी भाषा में, रूस में उसकी भाषा में, चीन में मैंडरिन में पढ़ाई होती है। तो अंग्रेजी सिखाई जा सकती है एज अ लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कनेक्टिविटी। लेकिन अपनी भाषा से जो दूरी बन गई कि आज हिंदी भाषी लोगों के बच्चे जो अंक होते हैं, अंक अगर उनको कह दीजिए कि हिंदी में लिख दीजिए, तो हमारे आपके घर के बच्चे
वो भी अंग्रेजी में लिखते हैं, अंक कोई भी हिंदी में नहीं लिख पाता है। ये कितनी शर्म की बात है आजादी के 75 साल बाद। दूसरा, बड़ी उपलब्धियों में, बाकी आंकड़ों में न जाकर के मैं कहना चाहूंगा कि आप देख लें कि 10वें स्थान पर डॉक्टर मनमोहन सिंह छोड़कर गए थे देश की अर्थव्यवस्था के, जिसकी जिक्र आपने बार बार जिसका किया, और आज हम चौथे स्थान पे आ गए। जापान, जिसको बचपन से हम लोग पढ़ते थे कि जापान एक ऐसा देश है जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय 2 परमाणु हमलों के बाद भी अपने को एकजुट कर और दुनिया के विकसित देशों में सबसे आगे देशों में, उसकी अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़कर अगर हम चौथे स्थान पे आए हैं तो क्या ये गौरव का विषय नहीं है? और 2 बातें याद करा के मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। अभी मैं तुषार जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा ये ऐसा देश है जहाँ पे जो लोग सरकार के पक्ष में बोलते हैं उनकी वाह वाह होती है, जो पत्रकार उनके खिलाफ बोलते हैं उनके गला घोटने का काम होता है। इसके कारण देश की रैंकिंग कम हो गई। शायद तुषार जी अर्णब गोस्वामी जी का नाम भूल गए। इसके आगे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा कि उनके साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। और कंगना रनावत की बात आप जानते हैं, कैसे अखबारों में लिखकर फोड़ दिया और तोड़ दिया किया गया। तो डेमोक्रेसी की बात करने वाले लोग ऐसी बातें कहते हैं। और एक आखिरी बात, तुषार जी खास तौर से कह रहे थे ये 11 साल में ये सरकार पूरी फेल रही। मैं देख रहा था, मैं बड़ा आश्चर्य हुआ, तो मैंने चेक किया स्टैटिस्टिकल डेटा। इन 11 सालों में तुषार जी आपकी पार्टी भी केंद्र सरकार में मोदी जी के साथ थी, कम से कम 2.5-3 साल, मेरे ख्याल से शायद कुछ अधिक थी। तो वो भी साल अगर फेल हो गए तो फिर आपका उनके साथ रहना बड़ा ही नावाजिब था कि नहीं था? इस पे भी थोड़ा प्रकाश डालेंगे तो दर्शकों को अच्छा लगेगा। जी राकेश जी। बिल्कुल ठीक है। और देखिए, बात वहीं आई, कुछ ऐसी योजनाएं थी जिनका मैंने जिक्र किया था, उसका कुछ उदाहरण अभी क्योंकि रविंद्र जी ने भी रखा, पवन जी ने भी रखा था। ओवरऑल एक कंक्लूजन यदि मैं निकालूं तो ये होता है कि हमने कौन सी बड़ी योजनाएं सरकार की इन 11 सालों में देखी हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ है, और आगे और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए हमें क्या करना है। तो उसके लिए क्या करना है? विदेशी सामानों का बहिष्कार करना है। ये तमाम बातें भी हाल ही में मोदी जी ने कही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसको मुझे दोहराने की जरूरत है। लेकिन हाँ, जो योजनाएं हैं, जहां हम हैं और कितनी चुनौतियां हैं, इस चीज को इस लाइन पे आगे मैं ले जाने की कोशिश कर रही थी। पवन जी, क्योंकि आपने बहुत सारे सवाल उठाए, ठीक है विपक्ष है, लेकिन हमें यह भी देखना पड़ेगा कि समय समय पर विपक्ष ने भी तो साथ दिया है। अभी एक ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आप सबने साथ दिया सरकार का, आप साथ में खड़े रहे। तो मुझे लगता है कि यदि कहीं कोई एक ऐसी योजना है जिस पर एक अच्छा काम हुआ है या हो रहा है या हो सकता है, वहां तो सरकार की सराहना की जानी चाहिए। सिर्फ एक सवाल है मेरा। राखी जी, हम सरकार को मिशन सिंदूर या देश का जब भी कोई संकट आएगा 100% सारा विपक्ष एकमुखी होकर साथ देगा। मुद्दा चल रहा है देश के अंदर होने वाली घटनाओं का, मुद्दा चल रहा है भारत की मूलभूत सुविधाओं का। आप मुझे बताइए, ये जितने इन्होंने कमिटमेंट किए थे, नौकरी इन्होंने दी क्या? आप मुझे बताइए, भारत का जो नौजवान है वो कितना सिक्योर है? भारत का नौजवान सिक्योर नहीं है। भारत का नौजवान आज परेशान होकर रास्ते पे बेहाल घूम रहा है। वो दर दर भटक रहा है देखने के लिए कि उसको कहीं पे नौकरी की अपॉर्चुनिटी मिलती है क्या, और अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिलती भी है तो क्योंकि भारत सरकार ने जो निर्णय लिया कॉन्ट्रैक्ट बेस का, उसका पूरा भविष्य डामाडोल हो चुका है। आप मुझे बताइए कि अर्थव्यवस्था की जो ये बात कर रहे हैं, अरे कितना लोन है हमारे ऊपर, कितना कर्जा है हमारे ऊपर। इतना कर्जा ये जो लिया है भारत सरकार ने, हम क्या जिंदगी भर उसको फेडते ही रहेंगे? हम कहां से उसकी भरपाई करेंगे? आप ये भी तो सोचिए, जो ट्रेन की, बुलेट ट्रेन की हमको जरूरत नहीं थी, पूरे दुनिया में भारत एक में वह कंट्री है जिसने जापान से बुलेट ट्रेन खरीदी, दूसरा कोई कंट्री नहीं है जिसने बुलेट ट्रेन ली। तो क्या हमको उस बुलेट ट्रेन की इतनी आवश्यकता थी? जब हम फ्लाइट्स हम यूज कर सकते हैं, हमारे पास में प्लेन है, फिर भी हमने बुलेट ट्रेन उनसे लिए और इतना यान में हमने कर्जा क्रिएट किया। आप जो बात कर रहे हैं, इनके जो प्रवक्ता बोलते हैं, मुझे तो 1ली से 10वीं तक के जो बच्चा रहता है उसको पूछते हैं कि पाड़ा बोलो, तो बे कम बे से लेके बे गुनीले 10 वो 20 बोले तक रुकता नहीं है। ऐसे इनके प्रवक्ता सिखाया हुआ पाड़ा बोलते चलते हैं, लेकिन ये कभी भी ये नहीं सोचते कि भारत का सही मायने में कितना नुकसान हो रहा है।
भारत के नुकसान के बारे में सोचिए। और अगर आपको लगता है तो मुझे बताइए, क्यों आप गैस के सिलेंडर के दाम नहीं कम कर रहे? क्यों आप दाल आटे के भाव कम नहीं कर रहे? अरे मूलभूत छोटी छोटी चीजें जो भारत के लोगों को लगने वाली है। किसान आत्महत्या कर रहा है, त्राहिमाम कर रहा है, नल है मगर कोई जल नहीं है। आप कहां से बोल रहे हैं कि पानी आपने दिया? आप इमेजिन कीजिए जितने नल लगाए। मैं इनकी एक योजना बताता हूं, आवास योजना, जिस योजना के अंतर्गत शिरडी के अंदर लोगों को चाबियां दी गई। आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ चाबियां दी गई, मकान अभी तक बने नहीं है और इन्होंने चाबियां बांट दी। आप सोचो कि ये किस तरीके की सरकार चला रहे हैं। और जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा कि देश त्राहिमाम कर रहा है, वो एकदम सही है। इंडस्ट्रीज के अंदर मुझको बताइए, सिर्फ अदानी और अंबानी क्या ये दो ही इंडस्ट्रियलिस्ट है? दुनिया में जो छोटे लघु उद्योग वाले लोग हैं, भारत के जो लघु उद्योग के लोग हैं, उनकी हाल देखिए आप। उनके फैक्ट्रीज बीमार पड़े हुए हैं। जो लोग करप्शन, भारत का करप्शन किस लेवल के ऊपर जा रहा है, कभी आपने सोचा है? आप देखिए आपने कहां लेकर गया है, आप किस तरीके से मंत्रालय को चलाते हैं, ये पूरा भारत देख रहा है। हर लोग देख रहे हैं कि कितने प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए। पवन जी एक प्रॉब्लम नहीं है भारत में अभी। ठीक है पवन जी, एक सेकंड रुकिएगा। गौरव जी, क्योंकि ये बात ऐसी देखिए आरोप प्रत्यारोप और इस तरह से चली जाएगी, लेकिन मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल है। अभी मैं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर मोदी सरकार जो घर घर सिंदूर पहुंचाने की जो एक अभियान है और अपनी उपलब्धियां बनाने के लिए जो लोकसभा के सांसद हैं उनको भी कहा है कि पैदल यात्रा करेंगे, मिनिस्टर्स हैं उनको भी, उसके तहत 9 ऐसे कार्यक्रम आपके जो हैं जो पूरे रखे गए हैं इस 11 साल की उपलब्धि के जश्न के लिए। क्या इसके पीछे का एक खास मकसद है? क्योंकि बार बार अब ऐसा लगने लगा है विपक्ष को कि ऑपरेशन सिंदूर को आप हर जगह मत लाइए। वो एक सेना का शौर्य की बात थी, वो हो गया, उसे हर जगह सरकार लाके ठीक नहीं कर रही है। ये विपक्ष का सवाल है। देखिए, विपक्ष ने तो सेना के शौर्य को हमेशा चलने का काम किया है। जो सेना के अध्यक्ष को, हमारी सेना को कहते थे सड़क का गली का गुंडा कहने वाले लोग, जिन्होंने लड़ाई में जूते तक नहीं दिए हमारी सेना को, हमारी सेना का सर काट के ले जाने वाला पाकिस्तान, मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। हमारे मुंबई के अंदर इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ, उसके बाद मुंह में दही जम गया उसी कांग्रेस के लीडरशिप पर, तो वो कब सेना का पक्ष लेने लगे? हम अपनी सेना का गुणगान करते हैं और डंके की चोट करते हैं इसको। अरे मिशन देशवासी चाहते हैं। 2014 के पहले तो ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में ये देश था कि उसको पता था कि अगर कोई घटना होगी तो कुछ होने वाला नहीं है। इस देश में कोई माई बाप नहीं है, कोई बस उड़ाई जा सकती है, ट्रेन उड़ाई जा सकती है, बाजारों में विस्फोट हो सकते हैं, कहीं कोई कुछ पूछने वाला, कुछ करने वाला नहीं है। लेकिन आज अगर दूसरे देश में भी युद्ध होता है, कोई इमरजेंसी आती है, तो हमारी जहाज जाती है, अपने देशवासियों को सुरक्षित लेकर के आती है। वो नजारा इस देश ने देखा है। 370 हटते हुए इस देश ने देखा है। राम मंदिर को बनते हुए इस देश ने देखा है। तो आज जो देश का मनोबल है, देशवासियों का जो एक सेना के प्रति कृतज्ञता है, उसको प्रकट करने का ये माध्यम है। और सिंदूर की जहां तक बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको सिर्फ इस सेना के ऑपरेशन तक ही देखना उचित नहीं है। मैंने पहले भी आपके इसी मंच पे कहा है, सिंदूर शक्ति का एक प्रतीक है और भारत की जो नारी शक्ति की जो चेतना है वो उसमें बसती है। और कहीं ना कहीं इस सिंदूर को कलंकित करने का वेस्टर्न कल्चर और जिस तरह से आतंकवादियों ने कुचलने का काम किया सार्वजनिक तौर पर, उसको वापस फिर पुनर्जीवित करके खड़ा कर दिया हमारी सेना ने। इसलिए हमारी पार्टी उसके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करेगी पूरे देश भर में। और मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए। कौन रोका है? कांग्रेस पार्टी भी करे ना, इसका गुणगान करे सिंदूर ऑपरेशन का, विपक्ष करे इसका गुणगान, लेकिन वो तो गुणगान नहीं कर सकते ना। उनका वोट बैंक, उनका पुष्टिकरण, ये सब प्रभावित होने गौरव जी एक सेकंड। हाँ गौरव जी कुछ कह रहे पवन जी, बोलिए जल्दी से बोलिए। जरूर दिया, लेकिन उसके बाद गौरव जी मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि आप प्रवक्ता बोलकर यहाँ पर बैठे हैं बीजेपी के। मैंने मिशन सिंदूर को अप्रिशिएट किया, कांग्रेस ने, सरकार ने मिशन सिंदूर को अप्रिशिएट किया, उसकी बात नहीं हो रही है। अरे तुअर की बात कीजिए, अरे चने की बात कीजिए, अरे दाल की बात कीजिए, अरे गैस के सिलेंडर की बात कीजिए। मिश्रा जी,
हम यहाँ पर हमारे किसी जवान के ऊपर, हम किसी भी जवान के ऊपर देखिए, सिर्फ एक विषय क्या महंगाई है हमारे पास, ले दे के बात वहीं पे क्यों आ रही है? और भी तो चीजें हैं इस देश के लिए। सिर्फ एक फैक्टर से थोड़ी ना हमारी जीडीपी अप एंड डाउन होती है, या हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे या चौथी हम बनकर आए हैं। समझिएगा, हमें बहुत सारे पॉइंट्स को लेकर जाना है, सिर्फ एक विषय पे नहीं रुकना है ना यहाँ पर कि हम सिर्फ महंगाई को टारगेट करके ही बात करेंगे। हम उसके पीछे की और चीजों को तो देखें, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, हम योजनाओं को देखें, मैन्युफैक्चरिंग को देखें। राखी जी, कौन सी योजना इनकी सक्षम हुई है मुझे बताइए। इन्होंने जो नौजवानों को नौकरी दी क्या? अरे हमारा विकास रास्ते पे भटक रहा है जी, रास्ते पे बेहाल भटक रहा है विकास। कहाँ है विकास हमारा? ठीक है रविंद्र जी, आपको क्या आपको भी मुझे हमारे घर के ठीक है पवन जी, एक सेकंड, उसको कोई नौकरी नहीं है, वो रास्ते पे रविंद्र घूम जी, रहा है क्या आपको भी उसको लगता है नौकरी कि दीजिए। ऐसी कोई योजना नहीं है जो प्रॉपर सफल हुई हो इन 11 सालों में? मुझे लगता है राखी जी, अगर एक योजना जो इनकी सफल हुई है सेना से हटा के, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बताना था जो जन कल्याण में रही हो, नहीं बता पाए। अब क्योंकि मैं सेना से संबंध रहा हूँ, मेरा पूरा का पूरा बैच इस समय लेफ्टिनेंट जनरल है, तो मैं सेना के बारे में बता ही दे रहा हूँ। जबकि बताना, ज्यादातर मामले सेना के बारे में नहीं बोलना चाहिए। इन्होंने कहा 2014 से पहले कोई कुछ भी कर लेता था, ये सही बात कही। 1999 में वाजपेयी जी की सरकार थी, उन्होंने अपने देश का पूरा कारगिल एरिया ही कब्जा करा दिया। हमारे जितने भी सामरिक स्थान थे, हिल्स थे, जैसे टाइगर हिल्स हो गए, वहां तक कब्जा करा दिया इन लोगों ने। बता रहे थे उनके पास पहनने के लिए जूते नहीं थे, बता रहे थे ना, हमने नहीं दे पाए। करगिल हिल्स में हमारे जूनियर्स एक कैप्टन लिंबू थे, जब टाइगर हिल पे चढ़ रहे थे तो उनको चढ़ने के लिए जूता उतार देना पड़ा, क्योंकि जूते नहीं थे, और पैर काट देना पड़ा कैप्टन लिंबू का। और ये पहला उदाहरण है पूरे विश्व का कि अपने ही देश में हमको लड़ाई लड़नी पड़ी, तब भी हमारे सेना ने जीता। 527 लोग मारे गए हमारे सैनिक लोग। उन सैनिक परिवारों के लिए इन लोगों ने क्या किया? और क्या मतलब कि 2014 से पहले वाजपेयी जी फेल थे? तो सही बात है, वाजपेयी जी फेल थे। फिर सेना के प्रति कृतज्ञता इनके देखिए, 2.5 लाख पद खाली करके अग्निवीर भर्ती कर रहे हैं। जब वो पुरानी पेंशन मांग रहे हैं तो उनकी पुरानी पेंशन नहीं दे रहे हैं सेना की, और नई भर्तियों को रोक रखा है इन्होंने, ये कृतज्ञता है। फिर ये झूठ बोल रहे थे कि हमने म्यांमार में, चीन में, पाकिस्तान में घुस के मारा। जब हमारा डीजीएमओ कहता है, हमारा रक्षा मंत्रालय कहता है कि हमने घुस के नहीं मारा है, तो क्या एक प्रवक्ता झूठ बोल के अपनी पार्टी को आड़े हाथ लेगा? फिर आते हैं चीन में कहते हैं हमने घुस के मारा। चीन हमारा डोकलाम लेके बैठा हुआ है। चीन हमारा रिजांगला, जो हमारा मेमोरियल था, भारत का सबसे बड़ा यादगार स्थान था मेजर शैतान सिंह का, उसको गिरा दिया उसने। कहाँ गए थे? कहाँ गई थी कृतज्ञता इनके पृथ्वी? फिर पाक में कह रहे हैं घुस के मार दिया। अरे पाक में कहाँ घुस के मारा आपने, बता दीजिए। जब भारत सरकार ने मना कर दिया, बोलते नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, चलिए, मैं समझ गई हूँ सर। 11 साल में कितने बदले हालात। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को या सपा को या तुषार जी को ऐसा लगता है कि कुछ बदला है, और मैं उसको बदलवा के बुलवाने की कोशिश भी नहीं करूंगी, क्योंकि सबकी अपनी अपनी राय है। तो उस पर ठीक है। गौरव जी 1 मिनट, मैं जरा एक शॉर्ट में इसी सवाल को तुषार जी से कंप्लीट कर लूं। गैस के दाम कम कीजिए, फिर बात कीजिए। फिर आप गैस पे आ गए पवन जी, 1 सेकंड रुकिए। तुषार जी, कोई एक ऐसी योजना है जो आपको लगती है इन 11 सालों में सही सटीक हुई हो? अब डिसीजन तो बहुत सारे हुए, लेकिन कोई कह नहीं रहा है। तुषार जी सुन पा रहे हैं? आपको मेरा आवाज आ रहा है? हाँ तुषार जी बताइए। देखो, इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद अभी जो घर घर सिंदूर, ये जो योजनाएं चलाने का अभी जो ठान लिया है, हम लोग उनके साथ जाएंगे। लेकिन आप मुझे बताइए, मोदी जी जब बोलते हैं कि मेरी प्यारी बहनों, तो जब प्यारी बहनों बोलते हैं, बहनों के जो पति है उनको जॉब नहीं है, बहनों के जो लड़के हैं या लड़कियां हैं, उनके बच्चे हैं, उनको जॉब नहीं है, और अगर जॉब नहीं है और वो जिंदा ही नहीं रह सकते, तो ये सिंदूर का क्या आचार डालेंगे ये लोग? दूसरी चीज, मैं मुंबई से आता हूँ, अभी मेरे एक भाई बोले कि मुंबई में इन्होंने बुलेट ट्रेन का जो एक स्थान दिया है, बुलेट ट्रेन में कितने लोग प्रवास करेंगे या यातायात करेंगे? लेकिन अगर देखने जाएंगे तो सेंट्रल लाइन में अभी अगर आप देखेंगे तो इतनी भीड़ रहती है
कि गेट से रोजाना कम से कम 10-12 लोग गिरते हैं। ये गिरने के बाद ये सिंदूर वो महिलाएं अपने सर पे लगाएंगी या किधर उसका आचार डालेंगी? तो यही मैं आपसे गौरव जी, तुषार जी को ऐसा लगता है कि यदि बहनों के सिंदूर के बारे में आप इतने चिंतित हैं तो उनके जो पति हैं उनके बारे में भी चिंतित हो जाइए, उनको रोजगार दे दीजिए, उनकी सिक्योरिटी देख लीजिए, ऐसा जितना मैं उनकी बात को समझ पा रही हूँ। उनके बच्चों को भी 17% की महंगाई दर थी 2013 में। 17% की महंगाई इनके साथ सिंदूर बांटने को हम खुद जाएंगे, लेकिन सबसे पहले अपनी बहनों का माथे का सिंदूर सीखने के लिए आप कुछ तो करिए। आप गैस जो 350-400 रुपए का वो आज 1200 रुपए पे लेके गए। मुझे ऐसा लगता है इन 11 साल की उपलब्धियों में सिर्फ माइनस मार्किंग महंगाई को लेके ही जा रही है कि बाकी किसी चीज पे कोई बोल नहीं रहा। ठीक है मैडम आपका पगार कितना बढ़ा आप मुझे बताइए। आपके पगार के आपको आज कितना खर्चा आ रहा है? मेरा सवाल है गौरव जी से। हाँ पवन जी बोलिए, जल्दी से बोलिए, क्या सवाल है पूछिए। देखिए मेरा सवाल है गौरव जी से। गौरव जी, आपकी सरकार किसानों से 4000 रुपए क्विंटल से सोयाबीन लेती है और मार्केट में आम आदमी को 120 रुपए लीटर के हिसाब से आप वो तेल बेच रहे हैं। मुझे बताइए ये मुनाफाखोरी कब तक करेंगे और किसानों की जान कब तक लेंगे? गौरव जी, कब तक किसानों की जान लेंगे मुझे बताइए? कब तक किसानों को छोड़ेंगे बताइए? कब तक किसानों का शोषण करेंगे बताइए? कब तक देश के किसान को आर्थिक रूप से दुर्बल रखेंगे? ये टीवी के माध्यम से बताइए। ठीक है गौरव जी, मैं जवाब लूंगी जल्दी से, लेकिन उससे पहले इंदुकांत जी मेरा आपसे एक बहुत छोटा सा सवाल है। सर कुछ ऐसी 11 सालों की 11 उपलब्धियां थी, कुछ ऐसी योजनाएं थी जो हम सब जिनके बारे में जानते हैं। मैंने बहुत शुरुआत में एक बात बोली थी, हो सकता है इन योजनाओं में कुछ प्रॉपर इंप्लीमेंट ना हो पाई हो, लेकिन आई तो कुछ लोग लाभान्वित भी हुए होंगे। लेकिन यहां पर तो ऐसी चर्चा हो गई जैसे कि इन 11 सालों में सिर्फ माइनस ही हुआ है, और यदि इतना माइनस हो गया है तो आज हम यहां कैसे हैं? ये तो अपने आप में एक सवाल जैसा है। क्या मैं मानूं कि सिर्फ विपक्ष है और वो क्रॉस ही करेगा या कुछ और? राखी जी देखिए, बड़ी बात क्या है कि मैं सुन रहा था रविंद्र जी ने कहा कि उनके साथ के सेना के लोग लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पे हैं। मैं स्वयं जम्मू कश्मीर में 5 वर्ष काम किया हूँ राखी जी। मैं सरप्राइज्ड हूँ कि उनको ये चीज शायद नजर नहीं आई, नजरअंदाज किया उन्होंने जान के शायद, कि जम्मू कश्मीर में जब मैं था 2002 से 2007 तक आर्मी के कैंप्स में जाकर उनके आतंकवादी के खिलाफ ऑपरेशंस में हमने देखा उनके 40 से 45 किलो के होते थे जो गार्ड होते थे, जो पहनते थे, उनके पास बुलेट के लिए, बुलेट रोकने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं थे। 2.25 लाख जैकेट सरकार ने आते खरीदे। क्या ये पॉजिटिविटी नहीं है? कितने सैनिक उसके कारण शहीद हो गए आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में। लेकिन वो भी अगर नजर नहीं आए रविंद्र जी की तो आई एम रियली शॉक्ड, नॉट सरप्राइज्ड, क्योंकि आर्मी के लोगों से मेरे बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। दूसरा देखिए, आजादी के बाद से आयुष्मान भारत जैसी एक योजना जिसमें सभी लोगों को, लगभग 80 करोड़ लोगों को, परिवारों को 5 लाख तक का इंश्योरेंस मिला है। बताइए आजादी के बाद कभी मिली थी? इसी तरह से स्वच्छता योजना, शौचालय दिया लोगों को, उसमें बहुत से काम नहीं कर रहे हैं, ये फैक्ट है, लेकिन दिया, सोचा। अदरवाइज मैं गांव से आता हूं, गांव में महिलाएं दिन भर इंतजार करती थी और उनको बीमारियों का शिकार होना पड़ता था। उज्ज्वला योजना जिसमें गैस सिलेंडर गांव में दे दिए, क्या ये सफल योजना नहीं है? एटलीस्ट आदमी ने सोचा तो। हर घर जल योजना, अच्छा आप देखिए इंदिरा आवास होता था राखी जी, उसमें 1 कमरे का सेट देते थे और एक पर्टिकुलर वर्ग को देते थे, सबको नहीं मिलता था। आज पक्का मकान देते हैं, 2.25 लाख से 2.5 लाख रुपए देते हैं। वो एक उपलब्धि नहीं है? और आज करीब 10 करोड़ लोगों को पूरे देश में दिया जा चुका है। योजना थी 2022 तक सबको दे देने की, वो एक सवाल हो सकता है कि सबको क्यों नहीं दिया, लेकिन कितने लोगों को दिया है? तो अगर ये कहें कि सफलता नहीं है, कोई शक्ति, आप देखिए रक्षा के क्षेत्र में, मैं सरप्राइज हूँ कि रविंद्र जी को ये मुद्दा नहीं ध्यान आया कि देश की सीमाओं पे सड़कें बना करके सेनाओं और पैरामिलिट्री फोर्सेस को मजबूत किया। चलिए समय की सीमा है। फाइटर रफाल खरीदा गया, S-400 खरीदा गया,
और परमाणु पनडुब्बी ठीक है, ली इंदुकांत जी। गई। यहाँ पे सर इंदुकांत जी, मुझे रोकना पड़ेगा सर, चर्चा समय बहुत हो गया है। ये दिखता नहीं ठीक है, लोगों को। मुझे इस चर्चा को रोकना होगा, समय बहुत हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। उपलब्धियों के 11 साल, ऑपरेशन सिंदूर बेमिसाल, इसी अभियान को आगे बढ़ाने की कोशिश सरकार कर रही है। कई आयोजन होने हैं। देखिए, इस चीज को तो नहीं कहा जा सकता कि कुछ भी नहीं हुआ। यदि नहीं हुआ होता तो आज हम इतनी बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था पर नहीं होते, पहली बात। दूसरी चीज, कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका वाकई लोगों को लाभ मिला है। विपक्ष उसकी सराहना कभी नहीं करेगा, इस पूरी चर्चा में भी नहीं करी, क्योंकि वो सरकार की योजनाओं की तारीफ करके कैसे वो कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर की इसलिए कर गया क्योंकि वो सेना के मान की बात थी। तो ये देखना पड़ेगा। खैर, बहरहाल आगे और कितनी चुनौतियां हैं, कैसे सरकार को बढ़ना है, कैसे हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे, ये सरकार को तय करना है और उनकी ही एक प्रोसेस का पूरा ये हिस्सा होगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।